जय हिंद। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएसबी SILDC 2013-14 के प्रश्न पत्र में आए डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के टोपोग्राफिकल मैप कौन बनाता है? तो टोपोग्राफिकल मैप सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 13-14 के दौरान का क्वेश्चन है और आज 2024 में तक आते आते काफ़ी जो यूटीज़ हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। 2 यूटी को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक ही यूटी बना दिया गया है। साथ ही में लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे नए यूटी भी, जो पहले राज्य थे, वो भी यूटी बना दिए गए हैं। तो आज के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्लियर नहीं लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आज की डेट में लद्दाख जो यूटी है सबसे बड़ा है। उसके बाद JNK यूटी है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा यूटी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दिल्ली। तो यूटीज की बात थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एडवांस में ब्याज लगता है? कुछ एडवांस हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं जो हम एडवांस में ले सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस पे ब्याज लगता है, कुछ पे नहीं लगता है। तो ब्याज किस एडवांस लेने पर लगता है, ये क्वेश्चन है। तो पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए अगर हम एडवांस लेंगे तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और वेतन ट्रांसफ़र TA पे नहीं है ब्याज, LTC एडवांस पर ब्याज नहीं है, और फेस्टिवल एडवांस पर ब्याज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन A ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फेस्टिवल एडवांस के लिए उपयुक्त नहीं है? फेस्टिवल एडवांस जो है वो ऑफिसर को नहीं मिलता है, SOs और ORS को मिलता है। तो ऑफिसर रैंक के इसमें सहायक कमांडेंट हैं, यही इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों SOs हैं तो इनको मिलता है फेस्टिवल एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का सदस्य है, वह प्रतिमाह कितना योगदान देता है? केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मतलब CGHS में कंट्रीब्यूशन कितना है कमांडेंट का? तो जैसा कि पहले ही बताया, ये 2013-14 के दौरान के पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज ये रेट रिवाइज हो गई हैं, तो हम रिवाइज रेट के हिसाब से चर्चा करेंगे। अभी रेट जो है वो लेवल के हिसाब से हैं। लेवल 1 से 5 तक जो पे मैट्रिक्स का लेवल है, उसमें लेवल 1 से 5 तक 2 रैंक्स आती हैं, उनके लिए यह है CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन 250 रुपये है पर मंथ। और इसमें रैंक कांस्टेबल टू ASI। इसके बाद लेवल 6 यानी कि SI के लिए यह रेट है 450 पर मंथ। और लेवल 7 से 11, 7 टू 11, ये रेट 650 पर मंथ है। इसमें इंस्पेक्टर से लेके DC तक की रैंक शामिल होंगी 7 से 11 में। और 12 एंड अबोव, जिसमें 12 भी शामिल है, इसके लिए 1000 रुपये पर मंथ है, जो कि मतलब ट्वाइस और उससे अबोव की रैंक है उसके लिए 1000 पर मंथ। तो आज के हिसाब से इसके क्वेश्चन का आंसर जो है, कमांडेंट का पूछा है तो ये 1000 पर मंथ इसका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनकम टैक्स मुक्त है? मतलब ये सैलरी में ही जो पैसा मिलता है अलग अलग अलाउंसेज का किसी तरह से, उनमें अलग अलग पार्ट का ये पेमेंट दिया गया है, और पूछा है कि इनमें से कौन पे टैक्स नहीं लगता है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, लीव सैलरी, पे अलाउंस, और मृत्यु या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो मृत्यु या रिटायरमेंट की जो ग्रेच्युटी है ये इनकम टैक्स फ्री है। ऑप्शन D इसमें ठीक होगा। भारत के टोपोग्राफिकल, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक इनकम टैक्स तक हो गया था। नेक्स्ट है, नई पेंशन योजना उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लागू है जिनकी नियुक्ति किस तिथि
को या उसके बाद हुई। एनपीएस 1/1/2004 से लागू है। 1/1/2004 को या उसके बाद जो भी अपॉइंट हुए केंद्रीय कर्मी, तो उनके लिए यह एनपीएस योजना लागू है। नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस उन केंद्रीय कर्मचारियों को लागू है जो राज्य में निम्नलिखित राज्य में कार्य करते हैं। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एसडीए जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें और लद्दाख में जो पोस्टेड होते हैं उनको एसडीए मिलता है। और ये बेसिक पे का जो है 37.5% इसमें एसडीए के नाम पर अलाउंस मिलता है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य होंगे शायद पता हो आपको, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और लद्दाख जो अभी यूटी है। तो इनमें जो भी पोस्टेड होंगे उनको एसटी मिलेगा। तो इस पे पर्सन की जो ऑप्शन है उसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्रिमिनल पीसी की कौन सी धारा के तहत सशस्त्र सीमा बल का उप निरीक्षक बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है? क्रिमिनल पीसी मतलब सीआरपीसी की धारा पूछी है हमें। तो कुछ धाराएं हैं जो सीआरपीसी से एसएसबी को दी गई हैं। तो उन्हीं धारा में से एक धारा है जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी सेक्शन 41 है, और 40, 42, 43 ये एसएसबी को दी नहीं गई हैं। इसमें वैसे 41 ही अगर हमने पढ़ी होंगी, क्योंकि विभागीय पर्सन है, और विभागीय पर्सन तभी ये होगा जब विभाग के ये कहीं ना कहीं विभाग से संबंधित होगा। विभाग से संबंधित होने के लिए इसे वो पावर्स जो सीआरपीसी की जो हैं और वो डेलीगेट की गई हैं एसएसबी को, उन्हीं पावर में से क्वेश्चन आएगा। तो उन पावर हमें सिर्फ उनका नंबर भी अगर याद है कि 41 है एसएसबी को डेलीगेट, तब भी ये इसमें 40 नहीं दी गई है, 42 नहीं दी गई है और 43, तो ये 3 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। तो सेक्शन 41 बिना वारंट के गिरफ्तारी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मतलब जिनकी ड्यूटी है बॉर्डर गार्ड करना। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको कोई भी बॉर्डर नहीं दिया गया है। ये देश के अंदर ही सुरक्षा की ड्यूटी, आईएएस ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस का सहयोग, इस तरह की ड्यूटियाँ करती है। बॉर्डर में किसी भी देश के साथ जो बॉर्डर लगता है उसकी ड्यूटी इसको नहीं दी गई है। बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। आईटीबीपी को चाइना के साथ जो भी बॉर्डर लगता है हमारा, चाहे जे.एंड.के हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये आईटीबीपी जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया की सीमा, तो उसमें आईटीबीपी। एसएसबी का तो है ही भारत और भूटान। तो ये तीनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। सीआरपीएफ इसमें नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सीआरपीएफ। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? सशस्त्र सीमा बल एक्ट और रूल, तो एक्ट मतलब धाराएं जो हैं सेक्शन है 156 और रूल है इसमें 188, तो 156 ऑप्शन ए इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की वार्षिक सीमा कितनी है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, हम बात करेंगे रिवाइज जो हुए हैं सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो लिमिट्स अभी, तो इन्होंने वार्षिक पूछा है। तो आज के समय में 1/1/24 के बाद से ये फिर से रिवाइज हो गई। 7 सीपीसी में हुई थी। 7 सीपीसी में जो प्रोविजन था उसके हिसाब से कि अगर डीए की रेट 50% से क्रॉस हो जाएगी तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी होगी, और 6 सीपीसी के बाद 7 सीपीसी में
पर मंथ जो रेट रखी गई थी CEA की वो 2250 रुपये थी पर मंथ, 2250 थी पर मंथ। और इन्होंने वार्षिक पूछा है। अच्छा ये तो इसके बाद फिर 2250 से बढ़ के वो 1/1/24 के बाद इसमें 25% और बढ़ोतरी हो गई थी। तो अगर हम 2250 के हिसाब से देखें एक साल का, तो ये होता था 27,000। अब 27,000 के बाद ये 25% बढ़ गया इसमें, 25% की हाइक के बाद। तो आज की डेट के हिसाब से 33,750 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट है एक बच्चे के लिए। और हॉस्टल सब्सिडी जो है 6,750 था पर मंथ 7 CPC में। और उसके हिसाब से जो 81,000 बनते थे एक साल के एक बच्चे के लिए, ये भी 25% इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो ये 1,01,000 कुछ इसकी अमाउंट है। और तो इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों ही 25% बढ़े हैं। और आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 1/1/24 के बाद की ये रेट होंगी। इससे पहले ये थी जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के मामले में 27,000 थी एक साल की लिमिट, और हॉस्टल सब्सिडी के मामले में 81,000 थी। और 1/1/24 के बाद अगर पूछता है डेट लिख के कि 1/1/24 के बाद क्या होगी, तब ये रिवाइज रेट 33,750 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और 1,01,000 कुछ है जो वो हॉस्टल सब्सिडी की। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम की धारा 51 के अनुसार कौन सी सजा फोर्स कोर्ट दे सकता है। धारा 51 में, सेक्शन 51 में सारी सजाएं ऐसी हैं जो फोर्स कोर्ट द्वारा दी जा सकती हैं। जो मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो ये है कि ऐसी धाराएं, ऐसे अपराध जिनकी सज़ा फोर्स कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। तो इसमें सजाएं जो हैं वो मृत्यु भी है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी है। उपरोक्त में से सभी, हाँ तो सभी हो जाएंगे, इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल नियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कौन उपनिरीक्षक की सेवाएं औपचार के आधार पर समाप्त कर सकता है। जो रूल 18 है, रूल 18, उसमें 6 ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर सेवा समाप्त की जा सकती है। उन्हीं कारणों में से एक कारण है अपचार, यानी कि मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट के आधार पर उपनिरीक्षक की सेवाएं, SI की सेवा समाप्त कर सकता है DIG। और ये जो 6 कारण है रूल 18 में, ये भी अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो मिसकंडक्ट हो गया, दूसरा अनसूटेबिलिटी ग्राउंड पे डिसमिस फ्रॉम सर्विस, तीसरा है अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन ट्रेनिंग, चौथा है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन चौथा हो गया। पांचवा है फिजिकल अनफिटनेस, और छठा है इसमें अपनी रिक्वेस्ट पर, ऑन ओवन रिक्वेस्ट। तो ये 6 कारण हैं। इन 6 कारणों में ये लिखा है कि इन कारणों से कौन किसकी सेवा समाप्त कर सकता है। तो ऑफिसर की सेवा है, इन 6 कारणों को लेके केंद्रीय सरकार समाप्त कर सकती है। और सूबेदार, मेजर और इंस्पेक्टर, इनकी सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी है IG। और SI और ASI, इन दोनों की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी है DIG। और बाकी हेड कांस्टेबल जो बच गए, उनकी सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी है कमांडेंट। इन 6 कारणों को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम में कितने प्रकार के कोर्ट का प्रावधान है। तो हमारे SSB एक्ट में 3 प्रकार के कोर्ट हैं, GFC जनरल फोर्स कोर्ट,
PFC पेटी फोर्स कोड और SFC समरी फोर्स कोड। तो ये तो इसका आंसर 3 हो गया। अब GFC जो है इसमें कम से कम 5 अधिकारी को लेके इसका गठन होता है, कम से कम 5 अधिकारी इसमें होने चाहिए। PFC में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए और SFC में कम से कम 1 अधिकारी होना चाहिए। नेक्स्ट 5.56 mm इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वज़न कितना होता है? तो खाली मैगजीन का वज़न 90 ग्राम होता है, भरी का 355। और LMG की बात करें तो LMG में खाली का वज़न 115 ग्राम और LMG की भरी मैगजीन का वज़न 490 ग्राम। तो इसमें खाली का पूछा है 90 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है 5.56 mm इंसास राइफल की नॉर्मल फायर रेट क्या है? इसमें फायर रेट जो है वो साइक्लिक, एक होती है नॉर्मल रेट ऑफ फायर, एक होती है साइक्लिक रेट ऑफ फायर। नॉर्मल रेट ऑफ फायर जो है 5.56 इंसास राइफल की 60 राउंड प्रति मिनट है और साइक्लिक रेट ऑफ फायर है वो है 600 से 650 राउंड पर मिनट। तो इसमें नॉर्मल पूछिए 60 राउंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट CPU का मतलब क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? ये अच्छा डीप क्वेश्चन था उस समय के दौरान। 20 दिसंबर 2007 को सहमति मिल गई थी SSB एक्ट को, लेकिन ये लागू हुआ 1/8/2009 को। SSB एक्ट और रूल एक ही दिन लागू हुए और वो डेट है 1/8/2009। और जो SSB एक्ट है वो गजेट और नोटिफिकेशन में भी ये 20 दिसंबर 2007 को ही छपा था और इसी दिन इसको राष्ट्रपति की भी सहमति मिली थी। तो राष्ट्रपति को सहमति मिलने की डेट है 20 दिसंबर 2007 और गजेट ऑफ नोटिफिकेशन में छपने की भी डेट 20 दिसंबर 2007 है और इसके बाद इसको लागू होने की जो तिथि है वो है 1 अगस्त 2009। तो पर्सन के हिसाब से हमारा आंसर इसमें 20 दिसंबर 2007 ऑप्शन बी ठीक होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, विधानसभा का भी 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। नेक्स्ट IED का मतलब क्या है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ऑप्शन डी। जो भी इम्प्रोवाइज तरीके से एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाए जाते हैं वो सब इसमें शामिल हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।